हिटलर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? अडोल्फ हिटलर? हाँ जी। वो भी मार्स का है, मार्शल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मैं वापस आऊँगा, नेटफ्लिक्स पे आई है तो उसको देखने का इत्तेफाक हुआ, उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। अगर जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा। कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो। अगरचे उसके बिजनेस के ऊपर, उसके स्लोअर स्टार्ट के ऊपर या स्लीपर स्टार्ट जिसे कहना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते रहें, लेकिन ये वो फिल्म है जो लोगों के लिए एग्जाम्पल भी है कि एक मार्केटिंग जो है वो किस तरह की जाती है या किस तरह की जा सकती है। एक फ़िल्म जो है जिसकी किस्मत का फ़ैसला पहले 2-3 दिन में हो जाए और उस फिल्म को फिर सक्सेस वाली साइड पे लेके आना, ये भी कम फिल्मों के हिस्से में आता है। इस तरह की बहुत कम मिसालें हैं, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी है। इसके हवाले से मेरी जो राय है, फिल्म की कहानी के हवाले से और फिल्म की जो डायरेक्शन एक्टिंग है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसकी जो कहानी, इसकी जो सक्सेस स्टोरी है, ये वाकई में एक ऐसी है जिसको बताना मेरे ख्याल में हर फिल्म क्रिटिक को चाहिए कि वो बताए इसको और हाईलाइट करे कि स्लो स्टार्ट के साथ, जिसका 1 करोड़ और 15 लाख के साथ स्टार्ट हुआ हो, जिसके शोज़ भी बाद में एक दफ़ा कम हुए हों फिर एक दफ़ा ज़्यादा हुए हों, जिसके सिनेमा स्क्रीन्स जो हैं वो भी बड़ी हों बाद में, तो और किस तरीके से इसको प्रमोट किया गया। मतलब आप अंदाज़ा करेंगे, पहला दिन 1.15 और दूसरे दिन उसको थोड़ा सा बढ़ा ग्रेजुअली, फिर तीसरे दिन 1.80-85 तक पहुंचा। और जिन वीक डेज़ के अंदर, यानी कि वेडनेसडे, अपना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जिसमें बिज़नेस कम होता है अमूमी तौर पर, यानी कि वीकेंड से के मुकाबले में, तो ये वो फिल्म है पहले नंबर पे आती है जिसने वीक डेज में फिर ज़्यादा बिजनेस किया बजाय इसके मुकाबले में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के मुकाबले में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और थर्सडे वो दिन था, पहला थर्सडे इसका, जिसमें इस फिल्म ने 2 करोड़ को क्रॉस किया। और फिर दूसरा सैटरडे आया ऐसा जिसमें ये फिल्म जो है 4.5 करोड़ तक पहुंच गई। और 50 दिन चलने के बाद ये फिल्म जो है वो तकरीबन 100 करोड़ मुकम्मल कर चुकी है, तकरीबन 100 करोड़ मुकम्मल कर चुकी है। इसके पीछे ठीक है, ऑडियंस खुद भी आती हैं, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ है, जो घर बैठे नहीं फिल्म बनाने के बाद, जिस तरह हमारे यहाँ पे शान ने कहा था कि फ़िल्म बनाना हमारा काम है, आगे लगना देखना उनका काम है, हमारा प्रमोट करने के वाले से नहीं। किस तरीके से पेन लेके इम्तियाज़ अली ने ये काम किया और वो ख़ुद जाके सिनेमा स्क्रीन्स, सिनेमा के ऊपर जाके फ़िल्म के बारे में बताता रहा। जो सिनेमा गोअर्स हैं या ऑडियंस जो वहाँ फ़िल्म देखने आते थे, उनको किस तरीके से इंगेज किया इम्तियाज़ अली ने, ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है। इसकी मिसाल कम देखने को मिलती है। और फिर उस फिल्म ने वो वाली कामयाबी देखी जो फिल्म बनाते वक्त शायद इम्तियाज़ अली ने सोची होगी। अब आते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म जो है इसकी एडिटोरियल लाइन है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर मैं ज़रा बाद में बात करूँ, उसमें थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ कह लें या बायस कह लें, मतलब बनाने वाले का भी बायस अपनी जगह पे है, लेकिन एक फ़िल्म है उसकी डायरेक्शन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है वो बड़ा तगड़ा होता है फिर किसी भी फिल्म को कामयाब और नाकाम बनाने के लिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिल्म में लीड किरदार अदा किया है नसीरुद्दीन शाह ने, शर्वरी ने, और उसके साथ दिलजीत दोसांझ हैं, और नसीरुद्दीन शाह के जो यंग करेक्टर रायना है वो हैं। राजत कपूर भी, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो ये इसमें लीड किरदार है। अब क्योंकि फ़िल्म जो है फ्लैशबैक में भी है, मौजूदा ज़माने से माजी के ज़माने में जाया जाता है, इसको देखा जाता है कि किस तरीके से एक बंदा जो है वो बंटवारा के टाइम, यानी पार्टीशन के टाइम, जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ का जो सेंट्रल पंजाब के अंदर एक शहर है सरगोदा, वहाँ से वो किस तरीके से चला जाता है, लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाता है यहाँ पे। और वो जो फिल्म की एक थीम है कि मैं वापस आऊँगा, तो 95 साल का वो बंदा हो चुका है, लेकिन उसके जहन में फिर भी वो स्टोरी गर्दिश कर रही है, वो यादें गर्दिश कर रही हैं। वो किस तरीके की यादें हैं, खुशगवार भी हैं और कोई खुशगवार नहीं भी है, वो फिर आपको फ्लैशबैक में देखने को मिलती है। फिल्म की जो अगर आप ट्रीटमेंट देखें शुरू से लेके एंड तक,
तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्तियाज़ ने अपने जहन में कंसीव करके उसको जिस तरह स्क्रीन के ऊपर उतारा है या सॉलिड पे उतारा है जिस तरीके से, ये मेरे ख्याल में इम्तियाज़ अली जैसे डायरेक्टर्स का ही काम है। बहुत ही खूबसूरत माजी और मौजूदा ज़माने को कंबाइन किया गया है। आपको रिलेट करते हैं आप स्टोरी को, क्योंकि बाज़ दफ़ा फ्लैशबैक के अंदर अक्सर जो है ऑडियंस वो परेशान भी हो जाती है, बोर भी हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा चक्कर नहीं है। इसमें किस तरीके से दिलजीत दोसांझ और मौजूदा शुरू में नसीरुद्दीन शाह साहब डेथ बेड पे हैं और किस तरीके से वो सांसें ले रहे हैं। घर का कोई बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि इनके जहन में क्या चल रहा है। सिर्फ एक उनका पोता है जो कि बाहर से आता है वापस वो स्पेशल मिलने के लिए, वो सिर्फ वो समझ पाता है, वरना उनका पोते का बाप यानी कि इनका बेटा नसीरुद्दीन शाह का जो दिखाया वो इंतहाई मटेरियलिस्टिक और मरने का इंतज़ार कर रहा है। घर के सारे बंदे, उनकी बहू और फलाना सब वो किसी न किसी तरीके से इनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मरते भी नहीं हैं, बैठे हुए हैं। और किस वहाँ से स्टोरी चलती है और किस तरीके से एक पोता जो है वो समझता है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। और उसको उसके अंदर साथ साथ गाने भी हैं फ्लैशबैक में, और साथ साथ उसके अंदर डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं। लड़की जो है वो मुसलमान है जिसको वो लाइक करता है, ख़ुद वो सिख है और सरदार। और किस तरीके से ख़ास तौर पे वो वाला सीन जब बिछड़ने वाला सीन है, जब लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, जब इनकी मोहब्बत जो है वो सब पे आश्कार हो जाती है और फिर बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और उसी टाइम ये पार्टीशन शुरू होती है। और ख़ास तौर पे कुछ सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि उसके अंदर आर्टिस्टिक वर्क आपको बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। एक तो ये है कि सरगोदा के जो लोकेशंस हैं और सराउंडिंग है उसका भी काफ़ी हद तक ख्याल रखा गया है। नहरें दिखाई गई हैं, यकीनन सरगोदा में नहरें भी हैं। शुक्र है कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ नहर नहीं बहती, वो वहाँ पे दिखा दी गई, ऐसा नहीं है। फिर जब ये उजड़ के जाते हैं यहाँ से और फिर ट्रेन के अंदर बैठते हैं, ट्रेन को जिस तरीके से दिखाया गया, उसके इंजन को जिस तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको शूट किया गया है। कैमरा बड़ा एक जगह पे है और इंजन जो है चल रहा है, पुराने वाले इंजन दिखाए हैं और पुराने वाले ही माहौल दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और आप यकीन करें कि आप फिल्म को देखते हुए फिल्म के अंदर खो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं। और यही एक काम है अच्छे डायरेक्टर का कि वो ऑडियंस को किस तरह लेके चलता है साथ साथ। फिर दूसरे हाफ में भी आप आ जाएं, कुछ सीन जो है वो बड़े जहाँ पे वो अपनी छुरियाँ फेरती है और सारा कुछ, वो ज़रा थोड़े दिल दहला देने वाले हैं बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें। खुद मैंने आंखें बंद की थी देखते हुए वो। लेकिन फिर एंड तक वो किस तरह पहुँचता है, और उस वक्त ख़ास तौर पर जब वो सरगोदा पहुँच जाता है उसका पोता, और जिस तरीके से उसने खुद महसूस करवाया पोते ने, यानी दिलजीत दोसांझ वाकई में एक अच्छे एक्टर बन चुके हैं। एक्टिंग की भी अगर मैं साथ साथ बात कर लूँ तो दिलजीत दोसांझ ने तो अच्छा काम किया ही किया, यंग नसीरुद्दीन शाह ने तो अच्छा काम रायना ने किया ही किया, लेकिन ख़ुद नसीरुद्दीन शाह की दबी दबी घुटी घुटी आवाज़, आँखों के अंदर बेचैनी, इंतज़ार, दुख, वो सारे एक्सप्रेशन लेके आए हैं। अगरचे वो खुल के कोई डायलॉग बोले नहीं है, ज़ाहिर है डेथ बेड पे है, बोल नहीं पा रहा सही तरीके से, लेकिन अपनी बात को किस तरीके से समझा पा रहा है और उसको किस तरीके से उसका पोता समझ पा रहा है। उनकी आपस में की बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है। नसीरुद्दीन शाह तो खैर मतलब वाकई पता चलता है वो असली का बाबा जो है वो वहाँ पे लेटा हुआ है। उस आवाज़ से लेके उनके मेकअप का भी कमाल है, ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिंग के अंदर बहुत कमाल है। शर्वरी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की और यंग जो नसीरुद्दीन शाह उसने अच्छी की। ख़ास तौर पे नसीरुद्दीन शाह साहब को वो वाला सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सरगोदा के अंदर वो पहुंच के कैमरा दिखाता है, फिर वो बताते हैं कि लेफ्ट मुड़, राइट मुड़, चर्च से साइड पे जा, दाएं सज्जे हो जा, खब्बे हो जा। ये जो उन्होंने वहाँ पे मतलब उनके यकीनन देखने वाले की भी दिल की धड़कन तेज़ होती है कि जिस टाइम वो उस घर में पहुँचेगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी, और अगर वो माई जिंदा हुई, बुढ़िया जो इस टाइम हो चुकी होगी, तो वो फिर कैसा होगा, लेकिन वो मर चुकी होती है। तो उसकी तस्वीर देख के वो कैसा है सारा कुछ, किस तरीके से फिर वो वापस आता है। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म जो है मुकम्मल तौर पर एक बहुत अच्छी फिल्म है और इम्तियाज़ अली ही इसको बना सकते थे। उनकी जो पहचान है उसको कायम रखा है। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर, मैं इस फिल्म के हवाले से नहीं कहता, अमूमी तौर पर मैं कहता हूँ कि इस वक्त अगर आप सिनेमा गोर्स के तौर के भी देखें और जिस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपने मुल्क के शहरी के तौर के ऊपर भी देखें,
ये एक काम पकड़ा हुआ है इंडिया में कि जनाब आप सिख लड़का दिखा देते हैं, मुसलमान लड़की दिखा देते हैं, और वीर ज़ारा देख लें आप, गदर देख लें आप, जो मर्जी उठा। अभी ये धुरंधर में वैसे सिख दिखाया तो वो सारा कुछ, वो एक तो ये इनडायरेक्ट किस्म का वो अटैक कह लें, और वो एक तरीका वारदात जो है वो डाली जाती है। दूसरा, मैंने उस दिन पिछली दफ़ा किसी फिल्म बंटवारा का जब ट्रेलर आया था, ये जो बंटवारा 1947 आ रही है अगले हफ्ते, इस दिन भी मैंने कहा था कि कभी ऐसा भी दिखाएं कि जो पाकिस्तान में आए थे वहाँ से लोग, उनके साथ क्या सलूक हुआ था, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वो जो आपने इसमें दिखाने की कोशिश की, बलवे हो रहे हैं और मारा जा रहा है, रावलपिंडी के वाक़े की बार बार बात की, तो कभी आप ये भी हिम्मत करें, ये एक सच है, एक हकीकत है कि वहाँ से जो मुसलमान यहाँ पे आए थे वो किस तरीके से आए थे अपना सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे, और किस तरीके से लोगों को मारा गया, उनको किस तरीके से जुल्म किया गया, और इज़्ज़तों के हवाले से भी बात आती है। तो कभी वो भी दिखा दें, थोड़ा सा दिल बड़ा करके। एक साइड की स्टोरी हमेशा दिखाई जाती है, ठीक है, इधर से भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन कभी थोड़ी सी हिम्मत करें, और उनके साथ जो वहाँ की अगर अक़लियत समझी जाती है तो उसको भी ज़रा दिखा दें। मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ था उसको भी अगर दिखा दें थोड़ा सा। तो मेरी ये एक एडिटोरियल है। फिल्म अपनी जगह पे है, फिल्म को देखना अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से ख़ासतौर पे प्रोपेगेंडा भी कुछ किया जाता है या झूठ बताने की कोशिश की जाती है, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वरना मैं वापस आऊँगा, अब अच्छे प्रिंट के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, आप भी उसको देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तेरा होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।